बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एफएससी पार्ट 2 यानी सेकंड ईयर का फर्स्ट टॉपिक है फंक्शंस। सबसे पहले फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन बेसिकली एक रूल है। हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स लिखे हुए हैं। पहला ए है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4 और बी हमारे पास सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 4, 9 एंड 16। अगर हम देखें तो ए और बी सेट के दरमियान एक रिलेशन मौजूद है, यानी इनका आपस में एक ताल्लुक है। अगर आप गैस करना चाहें कि वो ताल्लुक क्या है तो आप कोशिश कर सकते हैं। हम ताल्लुक की बात करते हैं। ताल्लुक के दरमियान ये है कि आप देखें कि बी का हर एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट का स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16। यानी ए और बी सेट के दरमियान एक रिलेशन मौजूद है कि बी का हर एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट का स्क्वायर है। ऐसी चीज को हम फंक्शन कहते हैं कि जब ए और बी सेट के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन मौजूद हो। इस रिलेशन को डिफाइन करने के बाद हम जो ए के एलिमेंट्स देखते हैं, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से की जाती है कि f of x is equal to y। यहाँ पे x का मतलब होगा एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड y का मतलब होगा एलिमेंट ऑफ सेट B। इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि y is equal to x square, यानी y ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि x का स्क्वायर लेने से हमें मिलेंगे। व्हाट इज y? y b का कोई भी एलिमेंट है। व्हाट इज x? x a का कोई भी एलिमेंट है। इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं y is equal to x square, या क्योंकि y f of x इक्वल है तो इसे यूं भी लिखा जा सकता है f of x is equal to x square। ये हमारे पास फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन आ गई। इस तरीके से हम फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन को अब हम डिफाइन कर सकते हैं। हम इस स्टेज पे पहुंच सकते हैं कि हम फंक्शन की डेफिनेशन कर सकें। फंक्शन इज डिफाइंड एज, फंक्शन इज रिलेशन or rule which is present between two sets। कोई से दो सेट्स के दरमियान जो रिलेशन होगा, ये एक रूल होगा कि एक सेट का दूसरे सेट के दरमियान रिलेशन बता सके, उस रूल को हम फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। उसकी टाइप्स पे जाने से पहले हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन में वो तमाम वैल्यूज जो x से रिप्रेजेंट होती हैं या जो फर्स्ट सेट है इससे रिप्रेजेंट होती हैं, उनको हम प्री इमेज कहते हैं और जो आंसर वैल्यूज आती हैं वो हमारे पास इमेज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी प्रीवियस एग्जांपल से ही एक चीज ले लेते हैं कि f of x is x square, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 square is 1, या हम ले सकते हैं 2 square is 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो हमने A सेट से लिया है और जो 4 है वो हमने B सेट से लिया है। 2 A सेट का एलिमेंट है, 4 जो है वो B सेट का एलिमेंट है। तो जो 2 है यानी जिसको हमने यहाँ पे X से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्री इमेज। X इज कॉल्ड प्री इमेज and y is called image। जब भी हम प्री इमेज के तमाम सेट्स का सेट लेंगे, तमाम एलिमेंट्स का, यानी प्री इमेज जितने भी हैं उन सब का सेट जब हम बनाएंगे दैट इज कॉल्ड डोमेन। सेट ऑफ प्री इमेजेस इज कॉल्ड डोमेन and set of images is called range। ये हमारे पास x जो है वो इसके प्री इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, y जो है वो इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है इस एग्जांपल के मुताबिक, और प्री इमेज जब हम सेट ले लेंगे वो इसकी डोमेन कहलाएगा, और जब हम इमेजेस का सेट ले लेंगे वो इसकी रेंज कहलाएगा। जब कभी भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम ये बताते हैं कि इसकी डोमेन क्या है और फिर इस फंक्शन के मुताबिक इसकी रेंज क्या होगी। जो वैल्यूज हम डोमेन की जगह पुट करते हैं
नॉर्मली वो इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट मीन आप अपनी मर्जी से वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 1 2 3 4 एक छोटा सेट लिया है। इसके अलावा अगर हम नेचुरल नंबर्स ले लें, यानी कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स, तो उसके मुताबिक जो b उस वैल्यू के मुताबिक आएगा जो नेचुरल नंबर हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस फंक्शन में अगर हम 5 पुट करते हैं तो 5 स्क्वायर 25 हमें मिलेगा। सो जो 5 है ये हम इंडिपेंडेंटली पुट कर रहे हैं, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट कहते हैं। और उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट, क्योंकि वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो ये हमारे पास इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं। अब हम फंक्शन की टाइप्स पे आते हैं। तो फंक्शन की टाइप्स हम कुछ यहाँ पे मैंने मैपिंग की है, इस मैपिंग से समझते हैं। यानी जैसे हमने यहाँ पे रिलेशन बनाया था दो सेट्स के दरमियान, वैसे ही यहाँ दो सेट्स के दरमियान एक रिलेशन मौजूद है। वो रिलेशन इस तरह से है कि मैंने यहाँ पे 1 को a से, 2 को b से, 3 को c से और 4 को d से रिलेट किया है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट के लिए b में एक सेट मौजूद है, या फर्स्ट सेट के हर प्री इमेज के लिए b सेट में, सेकंड सेट में एक इमेज मौजूद है, ना कोई मिसिंग है और ना ही कोई रिपीट हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं 1 to 1 फंक्शन। इस काइंड के फंक्शन 1 to 1 फंक्शंस कहलाते हैं। फंक्शन की सेकंड टाइप जिसमें हमारे पास आप देखें कि 1 a के साथ रिलेटेड है, 2 c के साथ, 3 b के और 4 c के साथ कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो मिसिंग हो, यानी हर किसी के लिए कोई ना कोई एलिमेंट उसको टच कर रहा है। a b किसी ना किसी का इमेज है, b भी किसी ना किसी का इमेज है, c भी किसी ना किसी का इमेज है, और c दो नंबर्स का इमेज है, 2 का भी है और 4 का भी है, लेकिन कोई भी मिसिंग नहीं है। तो ऐसे फंक्शंस को हम ऑन टू फंक्शंस कहते हैं। और ऐसे फंक्शन जो ऑन टू ना हो, यानी एटलीस्ट हमारे पास जो रेंज सेट है या जो प्री इमेज का सेट है उसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो मिसिंग हो, जिसका रिलेशन किसी भी प्री इमेज के साथ ना बना हो, जैसे कि यहाँ पे C है जिसका किसी के साथ रिलेशन नहीं बना, तो ऐसे सेट को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है ये 1 to 1 भी है और ये ऑन टू भी है, यानी ना ही इसमें कोई मिसिंग है और सब के साथ 1 to 1 ये एक साथ एक रिलेशन भी बन रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम 1 to 1 प्लस ऑन टू दोनों हो जो फंक्शन, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन। सो ये जो फंक्शन है ये एट द सेम टाइम 1 to 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, इसलिए ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। अब फंक्शंस की टाइप के बाद जो नेक्स्ट चीज जिस पे हम जाएंगे वो है डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और फिर उसकी बेस के ऊपर हम जो डिफरेंट चीजें एक्सप्लेन करते हैं। तो उसके लिए सो जो नेक्स्ट है जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम टॉपिक तो नहीं आप ये कह सकते हैं इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड जो चीज़ है इस पे हम जाने लगे हैं, वो ये है कि जब हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिफाइन किया था f(x) = x², तो इस फंक्शन की एक डोमेन और रेंज होती है। तो डोमेन एंड रेंज कैसे निकालते हैं, हम एक एग्जांपल से ये चीज़ समझते हैं कि f(x) एक फंक्शन ले लेता हूँ which is 2 divided by x minus 7. Okay, so this is a real valued function. Real functions वो होते हैं जिसमें आप x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले सकते हैं। रियल नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स इनका स्टेट पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे अब हम x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी भी हैं जिस पर ये फंक्शन अनडिफाइंड आ जाएगा। सो हम डोमेन में से उस वैल्यू को माइनस कर देते हैं, उस वैल्यू को निकाल देते हैं जिस पर ये फंक्शन अनडिफाइंड आ रहा है। याद रखिएगा फंक्शन के अनडिफाइंड आने के दो मतलब होते हैं। आसान अल्फाज में अगर बात करें तो फंक्शन के अनडिफाइंड आने के दो मतलब होते हैं। नंबर 1, फंक्शन अनडिफाइंड तब होता है अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। डिनोमिनेटर इज
उस वैल्यू के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, या फिर वो तमाम वैल्यू जिसके ऊपर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, लाइक -5, या हम जनरली ले लेते हैं -a ले लेते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए या हमारे पास इन अदर वर्ड्स इमेजिनरी आ जाए, तो उस केस में भी हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। सो हमने फंक्शन के लिए वो तमाम वैल्यूज ढूंढनी होती हैं जिसके ऊपर या तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाए या फिर इमेजिनरी फंक्शन आ जाए। याद रखिएगा, देखें अगर हमारे पास एक क्लासरूम है जिससे आप पूछते हैं कि किस किस ने ट्रिप पे जाना है, अब 50 बच्चों की क्लास है, उसमें से रोल नंबर 5, 7 और 9 कहते हैं हम ट्रिप पे नहीं जा रहे। अब जब आप किसी को जाके बताएंगे कि क्लास में से कौन कौन ट्रिप पे जा रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 1 भी जा रहा है, 2 भी जा रहा है, 3 भी जा रहा है, बल्कि आप सिर्फ ये कहेंगे सर 5, 7 और 9 नहीं जा रहे, बाकी पूरी क्लास जा रही है। सो ऐसे ही हम यहाँ पे भी सिर्फ वो पॉइंट्स ढूंढते हैं जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड आ रहा हो, यानी जहाँ पे या डिनोमिनेटर में 0 आए या फिर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आए या इमेजिनरी आए, तो वो वैल्यूज ढूंढना, क्योंकि वो थोड़ी वैल्यूज होती है, इसलिए उनको ढूंढना आसान होता है। जैसे अब यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल देखी है x-2 हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 7 पुट करते हैं, तो जो हमें f(7) मिलेगा वो होगा 2, 7 - 7 और 2/0 which is undefined. It's mean x की वैल्यू -7 के ऊपर ये हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड आ रहा है, यानी इसकी डोमेन में x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब हम इसकी डोमेन लिखेंगे वो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि इसकी जो डोमेन है, डोमेन इज इक्वल टू x such that, इसकी पढ़ने का तरीका, डोमेन इज x such that means कि x क्या चीज है, x की एक्सप्लेनेशन होगी इसके बाद, x belongs to set of real number, x जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और साथ में हम एक कंडीशन रखते हैं एंड x is not equal to 7, x तमाम रियल नंबर हैं, क्योंकि तमाम रियल नंबर को डिफाइन आ रहा है, कहीं पे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 या स्क्वायर रूट, वो तो इसमें है ही नहीं है कि नेगेटिव आए, तो ये दोनों कंडीशंस नहीं आ रही किसी भी वैल्यू पे, लेकिन 7 के ऊपर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। सो हम डोमेन में से 7 निकाल देंगे, तमाम रियल नंबर में से 7 निकाल देंगे, बाकी हमारे पास डोमेन रह जाएगी। सो x जो है, जो इसकी डोमेन आएगी वो होगी तमाम रियल नंबर सिवाय 7। ऐसे ही फंक्शन की रेंज, फंक्शन की रेंज का मतलब होता है कि इसके पॉसिबल आंसर्स क्या आएंगे। सो पॉसिबल आंसर इसके मालूम करने के लिए हम पहले जाते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के ऊपर, एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन का इनवर्स। इनवर्स ऑफ फंक्शन हम इसी एग्जांपल से ले लेते हैं कि कैसे फाइंड किया जाता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन के इनवर्स लेने का तरीका ये होता है कि जैसे ही हमारे पास फंक्शन था f of x is equal to 2 और x minus 7, हम लेट कर देते हैं कि f of x जो है ये y है, y is 2 और x minus 7। करना बात में ये है कि आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, यहाँ पे हमारे पास फिलहाल y सब्जेक्ट है, हमने x को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाने का सिंपल मतलब ये होता है कि आपने इक्वल के एक साइड पे x को सेपरेट कर देना है और दूसरी तरफ y का एक फंक्शन बन जाएगा। तो x को एक साइड पे सेपरेट करने के लिए जो चीजें उसके साथ हैं हम उनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। किस तरह से, अगर फॉर एग्जांपल x - 7 यहाँ पे डिवीजन में है, सो इसी कैंसिलेशन के लिए दोनों साइडों पे हम x - 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y टाइम्स x - 7 इज इक्वल टू 2x - 7 into x - 7। दोनों साइडों पे हमने x - 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा y over x - 7 is equal to 2। अब क्योंकि यहाँ पे y मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड पे y के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी जो हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होती है वो यूज कर देंगे। सो dividing y on both sides, y will be cancelled with this, so we will left with x - 7 is equal to 2 over y। अब हमारे पास जस्ट -7 बच गया है, इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं या दोनों साइड पे हम +7 कर देते हैं।
So -7 plus 7 will cancel each other and x will be left with 2y plus 7. तो ये हमारे पास x सब्जेक्ट बन चुका है इसका फंक्शन का। तो जब हमारे पास x सब्जेक्ट बन चुका है तो इसे हम कहेंगे दिस इज बेसिकली, जब x सब्जेक्ट बन जाएगा सो दिस इज बेसिकली f इनवर्स ऑफ y। x जो है ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ y इक्वल हो जाएगा एंड 2y plus 7। अब हमें तो f इनवर्स ऑफ x चाहिए था, तो f इनवर्स ऑफ x फाइंड करने के लिए आप जस्ट y को x के साथ रिप्लेस करें। सो ये जो हमें फंक्शन मिलेगा ये हमारे पास x का इनवर्स फंक्शन होगा। दिस विल बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ x। सो अगर हमने x का इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है तो इसकी मदद से हमारे लिए रेंज फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। सो रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम ये करते हैं कि इसी फंक्शन की हम डोमेन फाइंड कर लेते हैं। यानी जब आपने इस फंक्शन का 2 डिवाइड बाय x - 7 का आप इनवर्स फंक्शन फाइंड किया जो कि हमारे पास आया है f इनवर्स ऑफ x 2 और x plus 7। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करने से इस फंक्शन का आंसर 0 आ सकता है। आप x की ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जो यहाँ पे पुट करने से हमारे पास आंसर 0 आ सकता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि 2 over 0 gives us infinity or undefined। सो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करने से हमारे पास फंक्शन क्योंकि अनडिफाइंड आ रहा है। सो रेंज हम कैसे लिखेंगे? रेंज इज इक्वल टू y such that y belongs to set of all real number and y is not equal to 0। y 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर y 0 होगा तो हमारे पास जो फंक्शन है ये अनडिफाइंड आ जाएगा। सो तमाम वैल्यूज हम ले सकते हैं सिवाय रेंज के लिए 7 नहीं ले सकते और डोमेन के लिए 0 नहीं ले सकते। इसके अलावा बाकी तमाम वैल्यूज के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड आ जाएंगे। और अगर आप देखिए कि 2 डिवाइड बाय x - 7 में आप x की कोई भी ऐसी वैल्यू पुट नहीं कर सकते जिस पे ये फंक्शन अनडिफाइंड आ जाए, जिस पे ये फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए, क्योंकि हमने ये कहा था कि रेंज से मुराद ऐसी वैल्यू होती है x की जिसके ऊपर x की जो डिफरेंट वैल्यूज पुट करने से जो आंसर आते हैं वो रेंज कहलाते हैं। यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लें आपको किसी भी सूरत आंसर जो है वो 0 नहीं मिलेगा। आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, ये जो डिवीजन है इसका आंसर आपको किसी भी सूरत 0 नहीं मिलेगा। 0 ना मिलने का मतलब ये है कि इसकी जो रेंज है उसमें 0 शामिल नहीं होगा, 0 के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास शामिल होंगी। सो ये फर्स्ट चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड तमाम चीजें थी। कुछ और चीजें भी हैं, कुछ और फंक्शंस भी हैं जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। तब तक खुदा हाफिज़।